हाँ जी बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है कैपिटल गेन के ऊपर बेस्ड। आइए स्टार्ट करते हैं। अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारे को, आइए पढ़ते हैं। लिखा हुआ सिंघानिया एंड कंपनी एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है जिसके पास में 6 प्लांट एंड मशीनरी है और इसने इसको पुट टू यूज किया था बिजनेस में मार्च 2021 के अंदर। अच्छा जी। और इनका डेप्रीसिएशन जो था वो हर साल चार्ज किया जाता था 15%। अमूमन टैक्स के पेपर में डेप्रीसिएशन का रेट नहीं दिया होता क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हमें याद होता है सेक्शन 32 के अंदर, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। यू शुड बी थैंकफुल टू द क्वेश्चन। अच्छा, इनकी ओपनिंग वैल्यूज हैं, इन इन प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यूज जो हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, 8,50,000, 8,50,000 रुपए की इनकी ओपनिंग वैल्यू है। और थ्री ऑफ द ओल्ड मशीनरीज वर सोल्ड ऑन 10 जून। 10 जून को 2022 को 11 लाख रुपए के लिए बेच दी गई थी। और एक सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी परचेज की गई थी 8.5 लाख रुपए की नवंबर 2022 में। तो बेसिकली हमसे बात जो हो रही है, अगर मैं क्वेश्चन को समझ सकता हूं तो 22-23 के लिए हो रही है। प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए हो रही है, जिसमें कि हमारे को बताया गया है कि इन 6 प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू जो थी वो 8.5 लाख रुपए थी और 3 प्लांट एंड मशीनरी को 11 लाख रुपए के लिए बेच दिया गया था। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, एक प्लांट एंड मशीनरी जो है उसको एक परचेज भी किया गया था 8.5 लाख रुपए के लिए नवंबर 2022 को। नवंबर 2022 का मतलब सेकेंड हाफ में इसको खरीदा गया था। और इसके ऊपर ये जो डेज बनते हैं ये बनते हैं लेस देन 180 डेज अप टू 31 मार्च। तो लेस देन 180 डेज लगने की वजह से यहाँ पे जो प्रोविजन है डेप्रीसिएशन के वो 15 का आधा हो जाएगा, यानी कि 7.5% हो जाएगा। तो जस्ट कीप इट इन माइंड कि यहाँ पे 7.5% जो है डेप्रीसिएशन लगने वाला है। अच्छा, ठीक है जी। ओके, तो ये हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन ऊपर जो डाटा दिया हुआ है वो डिस्कस किया। अब हमारे से क्वेश्चन चाहता क्या है? क्वेश्चन कहता है कि आप डेप्रीसिएशन निकाल दीजिए 23-24 असेसमेंट ईयर के लिए, यानी कि प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए। साथ ही आप कंप्यूट कर दें टैक्स लाइबिलिटी 23-24 असेसमेंट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए। ठीक है। तो 22-23 के लिए कैपिटल गेन हम तभी कंप्यूट कर सकते हैं जबकि हमारे को सेल वैल्यू दी हुई हो कि ब्लॉक कितने पे बिक चुका है या इनमें से कोई एक प्लांट एंड मशीनरी कितने पे बिक चुकी है। और वो वैल्यू जो है वो या तो पूरे ब्लॉक की वैल्यू से ज्यादा या फिर कम होनी चाहिए। चलिए इस चीज को भी लिखेंगे भाई थोड़ी देर में। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर सिंघानिया एंड कंपनी ने सेल कर दी है 3 प्लांट एंड मशीनरी इन जून 2022 में 21 लाख रुपए के लिए, तो क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा? अगर ऐसा है तो क्या आपका आंसर होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो बहरहाल ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको सॉल्व करनी है कुछ चीजें। तो सबसे पहले डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन जो है वो हमें सॉल्व करना है। ठीक। तो जी, हम करते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोगों को मेरी जो है आंसर शीट दिखाई दे रही है? आप स्क्रीन पे आपकी आंसर शीट होगी मेरे ख्याल में। एक बार ही मुझे कंफर्म कर दीजिए। जी सर। ठीक है जी। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, फर्स्ट रिक्वायरमेंट उसकी डेप्रीसिएशन की है, तो पहले उसको वही निकाल करके देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है सर। हमारे पास में ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? ओपनिंग वैल्यू हमारी प्लांट एंड मशीनरी की थी, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था, 8.5 लाख रुपए। ठीक है जी। इसके ऊपर हमने ड्यूरिंग द ईयर एक और प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया था, तो ऐड कर देंगे प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड। लेकिन याद रखिएगा इसको हमने लेस देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज जो थे वो पुट टू यूज किया था बिजनेस में, तो इस पे हाफ रेट का डिप्रिसिएशन लगेगा।
और इस प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 8.5 लाख रुपए। ठीक है जी। और हमने तीन, यहाँ पे ये 17 लाख हो गई टोटल वैल्यू। तीन प्लांट एंड मशीनरी को हमने बेच दिया था, जिस वैल्यू पे हमने बेचा था रूल्स कहते हैं आप उसको वहां से निकाल दीजिए। तो सेल वैल्यू हमारी है, हमने इसको बेचा था 11 लाख रुपए पे, तो करीब करीब 6 लाख रुपए जो है हमारे पास में हमारा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाता है। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी हमारा 6 लाख रुपए है, जो कि इलिजिबल है डेप्रीसिएशन के लिए। अब आप देख सकते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं कि 6 लाख रुपए जो है वो 8.5 लाख के अंदर है। यानी कि ये जो 6 लाख बचे हैं, ये 11 लाख में से सबसे पहले कौन सा वाला ओपनिंग ब्लॉक चला गया होगा, और फिर जो न्यूली परचेज किया था उसमें से कुछ हिस्सा चला गया होगा, 2.5 लाख रुपए करीब। और जो बचा होगा वो 6 लाख किस में से बचा है, न्यूली परचेज प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है वो, जो कि बचा हुआ है। यानी कि न्यूली परचेज में से हमारे पास में बचा हुआ है। और न्यूली परचेज के ऊपर हमारे जो रेट लगने हैं वो कितने लगने हैं डेप्रीसिएशन के, 7.5% लगने हैं। ये किसी बच्चे का माइक ऑन है, प्लीज इसको ऑफ कर लीजिए, अदरवाइज मैंने ऑफ किया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, चलिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं जी, डेप्रीसिएशन एट द रेट 7.5% ऑन 6 lakhs। तो डेप्रीसिएशन कितना अलाउड हो जाएगा, 7.5%, इसका कितना बनता है बताइएगा। 7.5%, 6 लाख रुपए का 45,000 रुपए। जब मैं पूछता हूं कि बताइए, तो इसका मतलब आपको बताना है, मूक बधिरों की तरह बैठे नहीं रहना है। ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32 है ये। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया हमारे पास में। और इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे आप लिख देंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन आप नीचे लिख देंगे कि एज द प्लांट एंड मशीनरी used during the year for less than 180 days, therefore half rate of prescribed rate shall be applied on it, which is 7.5%, which is 50% of 15% that is prescribed rate on the value remaining at the end of year, that is rupees 6 lakh. सो 6 लाख रुपए का 7.5%, 45,000 रुपए आता है। ठीक है जी। पहला वाला पॉइंट मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा था हमसे, नेक्स्ट उन्होंने पूछा था, ये हमने कर लिया। सेकेंड पार्ट के अंदर उन्होंने पूछा हमसे कि सर आप ना कैपिटल गेन बताइए। तो हमारे पास कैपिटल गेन कब आ सकता है, हमारे पास कैपिटल गेन आ सकता है, कैपिटल गेन के प्रोविजन हमारे पास एप्लीकेबल होते हैं जबकि जबकि हमारा जो है एसेट का कोई एक पार्ट बिक गया होता है पूरे ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे, या फिर बिक गया होता है कोई एक पार्ट पूरे ब्लॉक की एसेट की वैल्यू से कम वैल्यू पे। ठीक है जी। तब हमारे पास में कैपिटल गेन आता है। यानी कि पूरा का पूरा ब्लॉक बिक गया हो, या फिर कोई एक पार्ट बिक गया हो, और वो इतने पे बिका हो कि जितने पे पूरे ब्लॉक की वैल्यू नहीं है उससे भी ज्यादा पे, तो तब हमारे पास में कैपिटल गेन आता है या कैपिटल लॉस आता है। तो देखिएगा, सेकेंड पार्ट के अंदर, ये फर्स्ट पार्ट हमने अभी जो किया अपनी कॉपी में, सेकेंड पार्ट के अंदर देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है। ये क्योंकि इन्होंने वैल्यू नहीं बताई थी ना, तो इसलिए हम इसको थ्योरेटिकली ही फ्रेम करेंगे। और हमने क्या बोला जी, थ्योरेटिकली में सेक्शन 50 का क्वेश्चन है ये। तो कहता है कि ना, द प्रोविजन अंडर सेक्शन 50 फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट कैन बी इन्वोक्ड ओनली अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। सिर्फ और सिर्फ इन सर्कमस्टांसेस में ही हमारे पास में जो है वो सेक्शन 50 अप्लाई होता है। कब, जब एक या थोड़ा सा ब्लॉक ऑफ एसेट, ठीक है जी, आर सोल्ड फॉर कंसीडरेशन मोर देन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक। यानी कि मान लो कोई एक प्लांटेड मशीनरी या फिर
सम ऑफ द एसेट, थोड़ा सा ब्लॉक, एक या एक से ज्यादा लेकिन 6 से कम, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर बिक गए होते उतनी वैल्यू पे जितने की उसकी ब्लॉक की वैल्यू आ रही थी, उससे कुछ ज्यादा पे, तो क्या होता सर, उस टाइम पे हमारे को क्या हो जाता, यहाँ पे कैपिटल गेन आता। ठीक है जी। और इस केस में क्या होता, अच्छा बाद में देखते हैं, पहले पहले बी पार्ट, व्हेन ऑल द एसेट्स आर ट्रांसफर फॉर कंसीडरेशन मोर देन द वैल्यू, यानी कि यहां पे हमने क्या बोला, हमने कहा पार्ट ऑफ ब्लॉक, ये पार्ट ऑफ ब्लॉक जो है अगर बिक जाए मोर देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक, ठीक है, ये बोला मैंने अपने ए पार्ट में। बी पार्ट में जब पार्ट नहीं पूरा का पूरा स्टॉक बिक जाए, फुल स्टॉक, फुल ब्लॉक, स्टॉक मुंह से निकल गया मेरे, फुल ब्लॉक सोल्ड, वैल्यू मोर देन ब्लॉक, मोर देन द वैल्यू ऑफ ब्लॉक, यानी कि पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गए, सारी की सारी प्लांटेड मशीनरी बेच दी। ठीक है, अब इन दोनों केसेस में तो अपने को क्या आएगा सर, कैपिटल गेन आएगा, कैपिटल गेन आएगा। और सेक्शन 50 की कंप्लाइंस कब की जा सकती है, जब सारे के सारे एसेट जो हैं वो बेच दिए जाते हैं कंसीडरेशन लेस देन द वैल्यू ऑफ ब्लॉक, यानी कि अब हमने सारे एसेट बेच दिए हैं और उसकी जितनी ब्लॉक वैल्यू थी उससे कम पे बेचे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, हमें लॉसेज आ जाएंगे, कैपिटल लॉसेज आ जाएंगे। तो सेक्शन 50 क्या है, कैपिटल गेन का भी है और कैपिटल लॉस का भी है। तो पहली दो सिचुएशन में क्या आते हैं अपने पास, कैपिटल गेन, और दूसरी में, तीसरी में लॉसेज आते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सिंस द फर्स्ट टू केसेस ऑफ सेल्स कंसिडरेशन इज मोर देन द WDV ऑफ द ब्लॉक, the computation would result to short term capital gain, short term capital gain, short term capital gain, short term capital gain। अरे सर ये कोई टेक्निकल एरर नहीं आ गया, मैं ही बार बार बोल रहा हूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्यों, क्योंकि ये बोला गया है सेक्शन 50 के अंदर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट की वैल्यू को हम रीवैल्यूएट करते रहते हैं बारंबार हर साल। तो जिस चीज की वैल्यू 12 महीने में अपने आप बदल जाती है डेप्रीसिएशन या एप्रीसिएशन लगने की वजह से, तो वहां पे क्या होते हैं सर, शॉर्ट टर्म होते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाने के लिए किसी भी अदर एसेट्स को, अगर लैंड एंड बिल्डिंग है तो 24 महीने से ज्यादा होना पड़ता है, और अगर कोई और एसेट है तो उसको 36 महीने से ज्यादा होना पड़ता है। तो इस वजह से ये 24 या 36 से दोनों ही कम है, 12 महीने का टाइम पीरियड है, 12 महीने का टाइम पीरियड है, तो ये एवर एंड एवर शॉर्ट टर्म ही होगा। ठीक है सर। अब लिखा हुआ है इन थर्ड केस, since the WDV of the block exceed the sales consideration, the resultant figure would be short term capital loss of block। ठीक है, तो इन्होंने ना हमारे को वैल्यूज नहीं दी थी, अगर हम इन्होंने हमें वैल्यू दी होती तो हम निकाल करके दिखा देते, लेकिन कि कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लेकिन वैल्यू नहीं दी हुई तो वो हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि हम सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो है ना उनके सामने रखेंगे। आंसर ऐसे ही फ्रेम करना है आपको। ठीक है जी, ओके। अच्छा आगे भी पढ़ लेते हैं। इन द गिवन केस कैपिटल गेन विल नॉट अराइज एज द ब्लॉक ऑफ एसेट कंसिस्ट ऑफ एग्जिस्ट। ठीक है जी, अगर अब जो ये वाला केस है ना हमारे पास में, कैपिटल गेन अराइज ही नहीं होगा, क्योंकि एज द ब्लॉक ऑफ एसेट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एंड सम ऑफ द एसेट आर सोल्ड फॉर ए प्राइस लेसर देन द वैल्यू ऑफ WDV, यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने बेचा है, हाँ, क्या पूरे पूरे के पूरे पॉइंट पे पूरे के पूरे ब्लॉक को बेच दिया है, नहीं सर, कुछ ब्लॉक को बेचा है, और वो भी किस वैल्यू पे बेचा है, वैल्यू जो कि कम है किससे, WDV से। ठीक है जी, तो इसलिए यहां पे कैपिटल गेन नहीं आएगा। हाँ, कुछ वैल्यू को अगर हम बेच देते, कुछ एसेट को अगर हम बेच देते एक ऐसी वैल्यू पे जो कि ब्लॉक की वैल्यू से भी ज्यादा हो जाती, तो वहां पे कैपिटल गेन आ जाता। तो आपको ऐसे ही आंसर को फ्रेम करना है। अच्छा, उसकी तीसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, बोलते हैं अगर हमने इसको, सर हाँ जी हाँ जी, सर वो जो भी सेकंड का आंसर था ना, लास्ट में कंक्लूजन एक बार दिखाना, मुझे हाँ नोट कंक्लूजन, करना था। नहीं बेटा आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी PDF मैंने आपको सेंड की हुई है। इसका मतलब आपने मैसेज देखा नहीं ध्यान से, ग्रुप पे आपको पूरी की पूरी PDF मैंने भेजी हुई है एज इट इज। ठीक है,
तो आप केवल सुनिए। ओके सर। हाँ, आप तो बस मूवी देखिए इस टाइम पे, लेकिन मूवी का मतलब ये नहीं है कि कहीं सो जाओ। अच्छा, इधर देखो बेटा, आ जाओ। तीसरा पार्ट पढ़ते हैं जी। तीसरे वाले में क्या कह रहे हैं हमारे को? तीसरे वाले में बोला कि सिंघानिया कंपनी ने अगर ये तीनों प्लांट एंड मशीनरी 21 लाख पे, यानी कि 6 मशीनरी थी, 6 में से 3 बेची थी 11 लाख पे, 21 लाख रुपए पे अगर उसने इन प्लांट एंड मशीनरीज को बेच दिया होता, तो क्या आपका आंसर कुछ डिफरेंट होता? ऐसा वो हमसे पूछ रहे हैं। तो अभी बता देते हैं जी, हमारा कुछ आंसर डिफरेंट होता या नहीं होता? जी बिल्कुल होता। देखो, अब ध्यान से देखना इस चीज को, कि हमारे पास में सेल्स कंसीडरेशन कितनी हो गई सर? 21 लाख। ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 8.5 लाख। ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज कितने का किया था? 8.5 लाख। यानी कि हमारे पास 17 लाख रुपए का ब्लॉक था। 17 लाख रुपए का ब्लॉक था। और 17 लाख का ब्लॉक कितने पे बिक गया जी? 17 लाख का ब्लॉक 21 लाख रुपए पे बिक गया, तो हमारे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4 लाख का हुआ। ठीक है जी। जबकि हमारे पास में ऊपर वाले केसेस के अंदर, ऊपर वाले केस के अंदर सिर्फ डेप्रीसिएशन निकाला था हमने। ऊपर वाले केस में डेप्रीसिएशन निकाला था, वहां पे हमारे पास में कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं हुआ था, ना ही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर ये 21 लाख रुपए में बिक जाता, तो ये क्या हो जाता सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4 लाख रुपए का आ जाता। तो ये 3 पॉइंट्स के अंदर हमारे से जो है आंसर पूछा गया है। और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो आंसर भी हमें इसी तरीके से देना है। ठीक है, ओके। चलिए, अब अगर कहीं पे किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है बीच में माइक ऑन करके। जैसे श्रेया जी के साथ में कुछ दिक्कत थी, तो वो कह रही थी कि सर मैंने नोट नहीं किया। ऐसे आपको कुछ कहना हो तो आप भी कह सकते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कहते हैं मिस्टर ए है, एक प्रोपराइटर है। किस कंपनी के प्रोपराइटर है? आकाश एंटरप्राइजेस के। और इनकी 2 यूनिट्स हैं। इन्होंने ट्रांसफर कर दिया ऑन 1/4/2022 हिज यूनिट 1। यानी कि ये हमारे पास में बैलेंस शीट दी हुई है बच्चों। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट दिया हुआ है। ये हमारी लाइबिलिटी साइड और ये हमारी एसेट साइड। अब एसेट में ना, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है? यूनिट 1 और यूनिट 2 के एसेट अलग अलग दिखाए हुए और टोटल भी दिखाए हुए। जबकि लाइबिलिटीज के अंदर है ना, लिखा हुआ है, लाइबिलिटी के अंदर इस तरीके से लिख दिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉर बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1, यानी कि ये पूरा का पूरा यूनिट 1 के लिए है। फिर बैंक लोन में लिखा हुआ है 70% फॉर यूनिट 1, यानी कि 2 लाख रुपए में से यूनिट 1 का कितना है और यूनिट 2 का कितना है? 70 और 30 की रेशियो है। ऐसे ही ट्रेड क्रेडिटर 25% यूनिट 1 के हैं और 75% यूनिट 2 के हैं। तो हम कौन सी यूनिट बेच रहे हैं? कौन सी यूनिट बेच रहे हैं? हम तो यूनिट 1 बेच रहे हैं, तो हम तो यूनिट 1 के ऊपर कंसेंट्रेट करेंगे ना भाई। यूनिट 1 के एसेट्स और यूनिट 1 की लाइबिलिटीज, इसके ऊपर हमें कंसेंट्रेट करना है। तो एक बार फिर पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है? मिस्टर ए जो है वो प्रोपराइटर है आकाश एंटरप्राइजेस के। इनके पास में 2 यूनिट्स हैं। इन्होंने 1/4/2022 में यूनिट 1 को ट्रांसफर कर दिया बाय वे ऑफ स्लम्प सेल। अच्छा सर, स्लम्प सेल का मतलब क्या हुआ जी? लम सम सेल कर दिया हमने फॉर कंसिडरेशन ऑफ 25 लाख। अच्छा, लेकिन जो उस टाइम की फेयर मार्केट वैल्यू थी दैट वाज 30 lakhs। तो आप क्या लोगे बताओ, 25 लाख या 30 लाख? सर 30 लाख हमारी सेल्स कंसिडरेशन मानी जाएगी स्लम सेल के अंदर। 30 लाख रुपए यस। है वो हमारे पास में फेयर मार्केट वैल्यू को हम क्या ले लेंगे जी? अपनी सेल्स कंसिडरेशन ले लेंगे। अच्छा, यूनिट 1 को जो स्टार्ट किया गया था वो 6/7 में किया गया था। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और एक्सपेंस इनकर्ड फॉर दिस ट्रांसफर इज ₹28,000। तो ये क्या है हमारे पास में? रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर है 28,000 रुपए के। तो 30 लाख में से 28,000 रुपए माइनस हो जाने वाले हैं। छोटी सी बात है। और उनकी बैलेंस शीट इस तरीके की है। अब आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। आगे की इंफॉर्मेशन में ये भाई साहब हमें क्या बता रहे हैं? कहते हैं सुनो सर, और भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास आपके लिए। हमने कहा हाँ बताइए। कहते हैं ये जो आप रिवैल्यूएशन रिजर्व देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व देख रहे हो ना, ऐसा बताया गया ये क्रिएट किया गया है। यूनिट 1 की बिल्डिंग जो है ना, उसको हमने अपग्रेड किया था। भाई आप अकाउंट्स के अंदर करते हैं ना, आपने फाउंडेशन के अंदर भी किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो आपकी एंट्री क्या बनती है सर? बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाए तो आप क्या एंट्री बनाते हैं सर? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे आपके अकाउंट्स के टीचर आपको बताते होंगे कि सर बिल्डिंग जो है इंक्रीज हो जाती है तो डेबिट हो जाती है, और रीवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं ये क्रेडिट, ये लाइबिलिटी साइड पे आते हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाती है। चलिए खैर, यहाँ पे मैं आपको अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये तो मैं आपको एंट्री बताई मैंने आपको, जो आज तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आपने एंट्री क्या बनाई होगी?
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, वही चीज यहाँ पे बोली गई है। कहते हैं ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ है ना सर, ये क्रिएट हुआ है आपके पास में जो यूनिट 1 की बिल्डिंग थी उसके बढ़ने से। तो अब कोई भी इंसान मुझे ये बात बता सकता है कि अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो 3 लाख रुपए है, तो बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू कितनी रही होगी सही मायने में? तो बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू जो सही मायने में रही होगी वो 9 लाख रुपए रही होगी। कहने का मतलब है यस सर। अगर हमने रिवैल्यूएशन ना किया होता, और सीधी सी बात है, तुम्हारे रिवैल्यूएशन को मान कौन रहा है स्लम सेल के अंदर? हम तो ये कहते हैं सर रिवैल्यूएशन आपने बना करा और बेचने से पहले किसी चीज की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, तो हो सकता है खरीदने वाले को आप धोखा देना चाहते हो। तो यहाँ पे जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी बिल्डिंग की कितनी ली जाएगी सर? 9 लाख रुपए ली जाएगी। 12 लाख माइनस 3 लाख। ठीक है, ओके सर, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। No individual value of asset is considered on transfer deed. Obviously we all know that कि slump sale का मतलब ही लमसम सेल होता है, तो अलग अलग एसेट की अलग अलग वैल्यूज को नहीं हम क्या नाम है डीड में कंसीडर करते, तो इससे कोई लेना देना नहीं था। आगे पढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है अदर एसेट ऑफ यूनिट 1 इंक्लूड पेटेंट एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2020 फॉर ₹50,000 ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज। अच्छा जी, गलत किया आपने, बहुत गलत किया। पहले लिखा क्या हुआ इस चीज को समझ लेते हैं। कहते हैं जो अदर एसेट्स दिखाई दे रही है ना हमारे पास में, इसके अंदर अदर एसेट्स के अंदर जो है वो 1.5 लाख के, अब हमें 60,000 वाले के साथ तो जाना नहीं है क्योंकि वो यूनिट 2 के हैं। तो 1.5 लाख रुपए के जो एसेट्स अदर एसेट्स हमारे पास लिखे हुए हैं, इन अदर एसेट्स को हम कैसे कैसे बाइफरकेट करते हैं? अदर एसेट को हम बाइफरकेट करते हैं कि 50,000 रुपए का हमारे पास में क्या है, हमारे पास में पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स, ठीक है, और बाकी जो है 1 लाख रुपए के अदर एसेट्स हैं। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ये देखो, ये 1.5 लाख को अगर मैं इनर कॉलम के अंदर चीजों को लिखूं तो मैं ऐसे लिख देता हूं, पेटेंट्स और अदर्स। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया जी पेटेंट्स 50,000 और अदर्स 1 लाख। लेकिन 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 इसमें भी एक झोल है, ऐसा लिखा हुआ है, इसमें भी एक झोल है। कहता है जो पेटेंट्स है ना सर, इसको ना हमने खरीदा था कब? इन पेटेंट्स को हमने कब खरीदा था? इनको हमने खरीदा था 1 जुलाई 2020 में। और आज क्या चल रहा है? कौन से साल का हिसाब किताब करवा रहे हैं हमसे? ये करवा रहे हैं 21-22 का, 21-22 का, है ना? तो 21-22 का ही है ना? बैलेंस शीट है इकतीस सर तीन दो बाईस हजार बाईस तेईस 22-23 कहाँ? बैलेंस शीट है 31/3/2022, 31/3/2022 की है ना ये बैलेंस शीट। तो इसको क्या नाम है? अच्छा अच्छा, ओहो, ये सर इसकी एक चार ओपनिंग बाईस में बैलेंस शीट बेच है। रहा है हाँ ना। जी श्रेया जी, आप यस। बिल्कुल सही कह रही हैं, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, और इसको हमने बेचा है कब? 1/4/2022 को। ठीक है, मैं बैलेंस शीट की डेट को कंसीडर कर रहा था, लेकिन वहां पे ना डेट भी दी हुई है 31/1/4/2022, यानी कि 22-23 का हमारे को डाटा देना है। और जो है ये जो वैल्यू हमारे को दी हुई है ये कौन से साल की दी हुई है? ये 21-22 की दी हुई है, करीब 2 साल पुरानी। ठीक है ना, 20-21 की दी हुई है, 20-21 ही थी ना, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। हाँ, 20-21 की दी हुई है, 21-22 की भी नहीं, 20-21 की दी हुई है, लो। तो 20-21 के बाद से तुमने इसको चेंज ही नहीं किया, ये तो बहुत गलत किया तुमने। हाँ जी सर, बिल्कुल गलत किया है, तो इसको सही करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए सर, डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। अब क्योंकि आप लोगों को प्रोविजन याद है, तो आप लोग बताएंगे मेरे को कि पेटेंट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगता है, जल्दी बताइए। सर 50% लगता है। 50% लगता है? 25। 25 टॉस कर लें, बोलो, 50 या 25? सर शायद 50। 25% इज द राइट आंसर, 25% ही लगेगा इसके ऊपर, और इसका लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, आइए वर्किंग नोट बना ले।
तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पेटेंट्स एज ऑन 1/4/2022, या फिर हम कह सकते हैं 31 मार्च 2022। तो हमने इसको एक्वायर कब किया था? एक्वायर्ड एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2020 था शायद। 1 जुलाई 2020 को हमने इसको एक्वायर किया था। हाँ बिल्कुल सही। 1 जुलाई 2020 को हमने इसको 50,000 रुपए का एक्वायर किया था, और हमें इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाना चाहिए था एट द रेट 25%। तो 50,000 रुपए का 25% यानी कि 1/4 होता है 12,500 मेरे हिसाब से। और 12,500 माइनस करने के बाद में यहाँ पे आ जाता है 37,500। फिर 37,500 के ऊपर हमने डेप्रीसिएशन लगाया एट द रेट 25%। ये कौन से साल का डेप्रीसिएशन था सर? ये डेप्रीसिएशन था 2021 का, और ये डेप्रीसिएशन था 21-22 का। और 21-22 का जो हमारे पास में डेप्रीसिएशन 25% के हिसाब से निकल करके आएगा 9375। और फिर रिमेनिंग 75% जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 28,125। याद रखिएगा ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 है। वर्किंग नोट नंबर 1 है। तो ये इस तरीके से हमने क्या नाम है पेटेंट्स की वैल्यू को निकाल दिया। अच्छा जी। तो हमारे यहाँ पे पेटेंट की जो वैल्यू है आज जो मैं बता सकता हूँ वो कितनी है? 28,125। ठीक। तो अब मैं इसको रेक्टिफाई करके भी लिख सकता हूँ। ठीक। चलिए वो तो खैर बाद में देख लेंगे, कर लेंगे स्लम सेल की कैलकुलेशन निकालते समय। अच्छा, तीनों पॉइंट्स हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है सर? स्लम सेल की वैल्यू में आप लोगों को अगर याद है, अगर आप लोगों को स्लम सेल याद है, तो स्लम सेल के प्रोविजन हमें कहते हैं कि देखिए साहब, हम अलग अलग इंडिविजुअल एसेट्स को तो और लाइबिलिटीज को तो कंसीडर करते नहीं है। स्लम सेल के अंदर कंसीडरेशन क्या होती है जी? लमसम अमाउंट होता है। तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी हम अलग अलग सालों में अलग अलग लिए हुए के हिसाब से नहीं निकाल सकते। तो हम नेट वर्थ को ले लेते हैं बेस। तो आप यहाँ पे वैल्यूज जो देखेंगे, लिखेंगे नेटवर्थ निकालते समय, बिल्डिंग की वैल्यू लिखेंगे आप 9 लाख रुपए। ठीक है। और मशीनरी की वैल्यू आप 3 लाख रुपए लिखेंगे। डेटर्स जो है वो 1 लाख रुपए हैं। और पेटेंट्स 28,125 के होंगे। और अदर एसेट जो है वो 1 लाख रुपए के माने जाएंगे। ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे पास में क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी साइड पे जो हमारे क्रेडिटर हैं वो कितने के लिए जाएंगे? वो लिए जाएंगे 25%। तो 1.5 लाख का 25% जो है वो करीब 37,500 आता है, वो लेस हो जाएगा। और बैंक लोन में यूनिट 1 से रिलेटेड 70% की वैल्यू है यूनिट 1 की, जो कि 70% 2 लाख का बनता है 1,40,000 रुपए। 140। हाँ 1,40,000 रुपए। तो वो लेस हो जाएगा। और रिवैल्यूएशन रिजर्व को लेने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हम वैसे ही कैंसिल कर चुके हैं इसकी वैल्यू को डिक्रीज करके, ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्ट कर चुके हैं। तो ये तो नल एंड वॉइड हो जाता है। ठीक है जी। तो हम नेट वर्थ की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं अपना वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ नेट वर्थ फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टैक्सेबल अमाउंट ऑफ स्लम्प सेल।
ठीक है सरकार। तो हमारे पास में हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी सर? हमारी बिल्डिंग की जो वैल्यू थी वो 9 लाख रुपए थी। हमारे पास में हमारी मशीनरी की वैल्यू 3 लाख रुपए थी। ठीक है जी। और हमारे डेटर्स जो थे वो थे 1 लाख रुपए के। 28,125 के हमारे पेटेंट्स थे। आफ्टर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। और हमारी जो लाइबिलिटीज थी इसमें से डिडक्ट हो जाएंगी लाइबिलिटीज। और यहाँ पे सर लाइबिलिटीज में आ अदर जाएगा। एसेट भी थी 1 लाख की। क्या 1 लाख रुपए के एसेट थे? अदर एसेट्स। अदर एसेट्स को मैंने भूल गया। हाँ ठीक है, चलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। अदर एसेट्स। वैसे अभी हम इसको क्रॉस वेरीफाई वैसे भी करेंगे ही, चेक करने के लिए, तो ये तब हमारे सामने आ सकता है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। आजू भाई साहब नीचे आ जाओ। हाँ, क्रेडिटर्स थे हमारे पास में। और क्रेडिटर्स कितने के थे? 37,500 के। ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और हमारे पास में एक बैंक लोन था जो कि 1,40,000 रिलेटेड था, किससे? यूनिट 1 थे। तो अब ये हमारे पास में नेटवर्थ कितनी आ जाती है, जरा कैलकुलेट करके बताइए। बोलो बोलो। सर 12,50,625। 12 लाख, 12,60,000, 50,000, 50। 625। धन्यवाद श्रेया जी। अच्छा जी, ये तो आ गई हमारी नेटवर्थ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे सर? बस अब तो कोई काम रहा ही नहीं है, अब तो कैपिटल गेन निकालना है हमने, मेन आंसर लिखना है। तो मेन आंसर लिखते हुए हम क्या लिखेंगे जी? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन, टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर, जो भी थे वो, ए, फॉर सेलिंग यूनिट 1 इन स्लम्प सेल। ठीक है सर, दुरुस्त। और हमारे पास में सेल्स कंसीडरेशन कितना है इसका? सेल्स कंसीडरेशन हमने फेयर मार्केट वैल्यू लेना है जी, ऑन 1/4/2022 था या 23 था? 2022 या 23, चेक कर लें एक बार। 22। और ये था 30 लाख रुपए, माइनस रिलाइजेबल एक्सपेंडिचर थे जो कि मुझे याद पड़ता है 28,000 थे। ये ऊपर लिखे हुए 28,000, 28,000। नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन हमारे पास में 28 लाख माइनस करने के बाद क्या आ जाता है? 29,72,000 आ जाए।
अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? हमारी नेटवर्थ। और हमारी नेटवर्थ जो आई थी वो आई थी 12,50,625 रुपए। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, बोलो बोलो, क्या वो थी क्वेश्चन में? नहीं सर, कॉस्ट ऑफ नो इम्प्रूवमेंट सर। यहाँ पे एप्लीकेबल भी नहीं है। तो ये हमारे पास में जो है, सर मतलब अगर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होती तो भी नहीं लेते? नहीं, क्यों लॉन्ग सर? टर्म कैपिटल गेन, डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं वो। ओके सर। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अरे सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, हमने इसके ऊपर इंडेक्सेशन तो लगाई ही नहीं। स्लम्प सेल के अंदर बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो नीचे लिख देंगे, नीचे लिख देंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ स्लम्प सेल, या फिर सेल अंडर स्लम्प सेल, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन ऑन नेट वर्थ इज नॉट अलाउड। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? हाथ से बनाया आप लोगों ने? चलो आओ, हम इसको यहां से हटा देते हैं। इसके साथ में ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है हमारा, और ये आपके पास आंसर दिया भी हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मिस्टर सी सर पर, इसका तो कुछ और आ रहा है आंसर। किनका? कितना आंसर है? हमने क्या निकाला? हमने भी तो ये निकाला, ये सर ओके, मैंने गलत देख लिया। 17,21,375। यस सत्रह सर। लाख इक्कीस हजार तीन सौ पचहत्तर अच्छा चलो आओ, क्वेश्चन करते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। ये लिखा है, मिस्टर सी है, परचेज किया इन्होंने एक रेजिडेंशियल हाउस ऑन कब? 20 जुलाई 2020। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी, फॉर रुपीज 10 लाख। ठीक है जी, 10 लाख रुपए के लिए परचेज किया था। अच्छा, एंड मेड सम एडिशन फॉर रुपीज 2 लाख इन अगस्त 2020। अगस्त 2020 में, यानी कि जुलाई में लिया, अगस्त में इनको समझ नहीं आया, इन्होंने 2 लाख रुपए और खर्च कर दिए। ठीक है, ही सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी इन अप्रैल 2022 फॉर 20 लाख। तो इन्होंने कब खरीदी थी इसको? 2021 में खरीदी थी, और मेरे हिसाब से इन्होंने 22-23 में इसको बेच भी दिया। और ये जो था, ये क्या था? एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि एक बिल्डिंग थी ये। तो जरा बच्चों मेरे को बताना कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है? बोलो। रेजिडेंशियल बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कब बनती है? 24 महीने बाद, नालायको। 24 मंथ्स बाद। हाँ, 24 महीने बाद। 24 महीने तक होल्ड नहीं किया, तो ये क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म। हाँ, चलिए आगे पढ़ते हैं। आउट ऑफ सेल प्रोसीड ही स्पेंड 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपए इन्होंने खर्च कर दिए टू परचेज अनदर हाउस प्रॉपर्टी इन सितंबर 2021। सितंबर 2021, अच्छा, सितंबर 2021, यानी कि पहले ये परचेज कर चुके थे, बाद में इन्होंने पुरानी प्रॉपर्टी सेल की थी। अब चेक कर लेना, अब हमारे पास में सेक्शन 54 क्या कहता है? सेक्शन 54 कहता है कि सर, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी बेच करके
2 साल के अंदर अंदर 2 साल के अंदर अंदर हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हो, हाउस प्रॉपर्टी बेच के हाउस प्रॉपर्टी ही परचेज करते हो, या फिर एक हाउस प्रॉपर्टी बेच करके 3 साल के अंदर अंदर हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवाते हो, यानी कि कंस्ट्रक्शन हाउस प्रॉपर्टी का ही करवाना है, या फिर आपने हाउस प्रॉपर्टी कोई 1 साल पहले कोई न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली थी और उसके बाद ओल्ड को बेचा है, तो ये क्या है, 1 ईयर बिफोर अगर आपने परचेज किया हुआ है तो आपको एग्जम्पशन लेने का अधिकार है अंडर सेक्शन 54। अब ये देखो, ये बाद वाला का तो केस ही नहीं है यहाँ पे, तो इसको तो भगा ही देते हैं यहां से, इन्होंने पहले ही कर लिया है। अब बस ये चेक कर लेना क्वेश्चन के अंदर कि जो डेट है ये 1 साल से ज्यादा पुरानी ना हो। तो कैसे चेक करेंगे सर? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि इन्होंने बेचा कब है, सोल्ड ऑन, कब बेचा है इन्होंने, अप्रैल 2022। तो 1 साल पहले क्या आता है जी, 1 साल पहले तक आता है 31 मार्च 2021, और इन्होंने नई प्रॉपर्टी कब परचेज कर ली थी, सितंबर 2021। तो इन्होंने कहीं यहाँ पे सितंबर 2021 में की थी, तो अलाउड है जी, यहां तक जा सकते थे ये, लेकिन इन्होंने तो यहीं तक में ही कर ली। तो सेक्शन 54 की एग्जाम्शन जो है ये इनको अलाउड है। मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते हैं सर, हमारे पास मानने के अलावा चारा ही क्या है। यस ऐसी सर। बात नहीं है, रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम्शन देनी ही पड़ेगी। बताओ, ठीक है? तो चलो यस सर। इनको एग्जाम्शन दे देंगे। अरे हाँ तो बोलो या ना तो बोलो। यस सर, दे देंगे। बाकी लोग क्या कहते हैं? बाकी लोग क्या कहते हैं? बेटा श्रेया, मैंने तुझे फंसाया और तू फंस गई। और ये जो बाकी चुप बैठे हैं ना, ये भी ये ना सोचें कि ये फंसे नहीं है, ये भी फंस चुके हैं। जो जवाब नहीं दे रहा वो सबसे बड़ा नालायक है। क्यों श्रेया सर? गुड़िया, श्रेया गुड़िया मेरी बात सुन ध्यान से, और आज के बाद ध्यान रखियो कि जो हमारी सेक्शन 54 की एग्जम्पशन है ना, वो मिलती है सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। ओ माय गॉड, ये यस मैंने सर। क्या कर दिया? और इसीलिए मैंने तुमसे पहले पूछा था, जब मैंने पहले पूछा कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तब तुम्हें शक नहीं हुआ मेरी बात पे? तो एग्जाम्पशन ग्रांटेड? नो सर, नॉट ग्रांटेड। सर अभी तो आप कह रहे थे ग्रांटेड, वो मैं तुम्हें फंसा रहा था। समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखिए, यस सर। इस क्वेश्चन को देखने से पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये तो हमें आता है, और आता है तो अभी करके दिखाते हैं, और सारे के सारे प्रोविजंस भी एप्लीकेबल हो रहे हैं, लेकिन जो छोटी सी बात है दिमाग से निकल जाती है, वो क्या है, वो एग्जम्पशन सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मिलती है, शॉर्ट टर्म पे नहीं मिलती। अच्छा जी, अब इसका आंसर दिखाता हूं तुम्हें। द हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड बिफोर 24 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज हैज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ऑफ एसेट, देयर इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन एसेट एंड नो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन वुड बी अलाउड। ओके, आगे चलते हैं। सेल्स कंसीडरेशन कितने में बेचा हमने सर? 20 लाख में बेचा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्वायर किया था 10 लाख रुपए में। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो हमने खरीद करके उसको 2 लाख रुपए और बना दिए थे, 2 लाख रुपए की इंप्रूवमेंट हो गई। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया 8 लाख। अब यहाँ पे सेक्शन 54 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म पे मिलता है। तो देखो नीचे हमें एक नोट डालने का है। क्या लिखा है नोट में? द एग्जम्पशन of capital gain under section 54 is available only in the case of long term capital asset. As the house is short term capital asset, Mr. C cannot claim exemption under section 54. Thus the amount of taxable short term capital gain is rupees 8 lakh। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पे, ठीक है?
आ जाओ जी। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 9th क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है हमारे पास में ये चीजें हैं। ठीक, हमारे पास में कैलकुलेट करनी है हमें इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर सो एंड सो फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 इन फॉलोइंग केसेस। स्टेटस क्या है, टोटल इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। टोटल इनकम है अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि 112 से अलग। कितनी है इनकी, बीइंग ए रेजिडेंट मिस्टर ए की है, जिनकी की एज 45 साल है, 2,40,000 रुपए। मिस्टर बी की है जो कि एक नॉन रेजिडेंट है, 2,80,000 रुपए। मिस्टर सी की जो एक वेरी सीनियर सिटीजन है, 80 साल से ऊपर है लेकिन इंडियन रेजिडेंट है, 5,90,000 रुपए। और मिस्टर डी की जो कि सेम कैटेगरी में आते हैं मिस्टर सी वाली, यानी कि वेरी सीनियर सिटीजन है लेकिन नॉन रेजिडेंट है, 4,80,000 रुपए की। तो यहाँ पे टोटल इनकम है अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं हुआ उनको, उसके अलावा इन लोगों की इतनी इतनी इनकम है। अच्छा, बहरहाल हमारे पास में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इन लोगों की इनकम कितनी है, बताया गया 15,000, 10,000, 60,000 और नील। ये 15,000 रुपए की जो इनकम है, इसको इन्होंने कमाया है सेल ऑफ वेकेंट साइट से। मतलब कोई वेकेंट लैंड पड़ी होगी, उसको उन्होंने बेच दिया 15,000 रुपए, और इसको होल्ड किया होगा, लॉन्ग टर्म नेचर का होगा ये, और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए किया होगा। तो इनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है कितनी, 15,000 रुपए। 10,10,000 रुपए की जो मिस्टर बी की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो है किससे, फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर, जिसके के ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स सेल और परचेज दोनों के ऊपर पेड है। सेल और परचेज दोनों के ऊपर पेड है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। और इन्होंने बेचा क्या है सर, इक्विटी शेयर्स बेचे हैं, इक्विटी शेयर्स बेचे हैं। ठीक है, इनकी इनकम कितनी है, इनकी इनकम है सर 10,000 रुपए। बताइए। अच्छा चलिए, बताने का सिलसिला भी थोड़ी देर में चालू होगा और पूछने का भी सिलसिला थोड़ी देर में चालू होगा। मिस्टर सी की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है 60,000। मिस्टर सी की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है 60,000 रुपए, जो कि इन्होंने कमाए हैं कहां से, सेल ऑफ लैंड इन रूरल एरिया। ओके, एग्रीकल्चर लैंड से कमाए इन्होंने, और रूरल एरिया के अंदर इन्होंने ये 60,000 रुपए, 60,000 रुपए जो है ये क्या नाम है, इतना इन्होंने क्या किया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया था, किससे, रूरल एरिया के अंदर एग्रीकल्चर लैंड बेचने से। ठीक, और मिस्टर डी, ये भाई साहब का तो कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है ना, ओके। तो ये सारा का सारा डाटा हमारे पास में दिया हुआ है, ये सारा का सारा डाटा हमारे पास में दिया हुआ है। तो यही सब इनकम है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज्यूम दैट मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी ने जो है ना, डू नॉट ऑप्ट सेक्शन 115 बी ए सी। ठीक है, ए बी सी और डी ने बी ए सी नहीं लिया, यानी कि सेकंड रिजीम में नहीं गए, वो रिजीम 1 के साथ में गए। तो अब इन लोगों की हमें ना टैक्स सर ये क्या लायबिलिटी, होता है 115 बीएससी? 115 बीएससी हमारे पास में अलग स्लैब रेट होते हैं जिसके अंदर की डिडक्शंस अलाउड नहीं होते, वो हमारे स्लैब रेट डिफरेंट हैं। ठीक है, मतलब जो ओके सर। उसके रेट कुछ अलग अलग है, 2.5-2.5 लाख रुपए का स्लैब रेट है वो। तो यहाँ पे बी सेक्शन 115 बीएससी एप्लीकेबल ही नहीं है। तो हमें नॉर्मल तरीके से, जैसा कि आप लोगों ने शुरुआती क्लासों में देखा था, उसी तरीके से हमें निकालना है। अब मुझे ना ये क्वेश्चन करने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी अभी ताजा ताजा इनके प्रोविजंस पढ़ा करके बैठा हूँ थोड़े दिन पहले। ठीक है, और आज मेरे ख्याल में कल शाम को रिया जी ने इसकी जो पीडीएफ थी वो आपको ग्रुप पे भी शेयर की थी। ठीक है, तो आप इसको एक बारी खुद करने की कोशिश कीजिए। 2 मिनट के लिए मैं ब्रेक लेता हूं और आपको समय देता हूं कि आप करें। ठीक है, आपका ब्रेक नहीं है। हाँ जी, टाइम आउट। आओ, देखें जरा, देखें कि क्या होगा इसमें। सबसे पहले तो मिस्टर ए जो है ना, इनकी एज है 45 ईयर्स, और 45 ईयर्स का बंदा जो है
उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है सर? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो चलो इधर लिखते हैं थोड़ा सा। तो मैं ना मिस्टर ए की बात कर रहा हूं पहले, मिस्टर ए, या फिर हम ऐसे लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इन वेरियस केसेस। ठीक है, तो मैंने पहले बात की सर मिस्टर ए की। इनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी थी सर? इनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो थी वो थी 2.5 लाख रुपए। अच्छा जी, और इनकी इनकम्स कितनी थी? इनकी इनकम दो तरीके की थी, आओ देखें। एक तो इनकी थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की 15,000 रुपए की इनकम, और अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,40,000। ठीक है, तो अदर इनकम्स 2,40,000, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो इनकी इनकम है, जो कि अदर देन इक्विटी शेयर्स है, ये आती है 112 के अंदर, सेक्शन 112 के अंदर। ठीक है ना, सेक्शन 112 के ऊपर जो एप्लीकेबल रेट है दैट इज 20%। ये स्पेशल रेट है। ठीक है, स्पेशल रेट है। अच्छा, अब स्पेशल रेट निकालने के लिए भी तरीका क्या है? इनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है 15,000। हमने ये बोला पहले, ये बेसिक एग्जामिशन लिमिट जो है ये तो पूरी की पूरी एग्जॉस्ट कर लेगी इसको। 2,40,000 इज लेस देन 2,50,000। यस ऑफ कोर्स सर, वी हैव अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट ऑफ ₹10,000, and as per the provision of section 112 we can claim unexhausted basic exemption limit against long term capital gain, that is ₹15,000। तो अब मेरे पास में कितना जो है वो अमाउंट रह गया? अब मेरे पास अमाउंट कितना रह गया? अब देखो 10,000 15 में से चले गए, तो मेरी नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो इनकम आ जाती है, अभी आप लिखना मत, मैं ऐसे ही बड़ा बड़ा ऐसे ही लिख रहा हूं। ठीक है, वो आ जाती है करीब अपने पास में 10,000 यहां से हो गया तो 5,000 रुपए। ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो आ जाता है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर मेरा टैक्स कितना बनता है सर? अभी अभी मैंने बताया 20%। तो 5,00,000 रुपए का 20% टैक्स मेरा बन गया कितना? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या कर देता हूं, यहां से रिबेट लेस कर देता हूं। रिबेट लेस कर देता हूं। ठीक है, ये वेकेंट लैंड की थी, ये अदर देन इक्विटी शेयर्स था, तो मैंने रिबेट अंडर सेक्शन 87A यहां से माइनस कर दिया, जो कि बजट आने के बाद तो कुछ और हो चुका है, लेकिन हमारे लिए क्या एप्लीकेबल है? हमने बोला अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। तो अमाउंट ऑफ टैक्स इज 1,000, तो 87A मिल गया पूरा का पूरा 1,000 रुपए, ये भी माइनस हो गया। और हमारे पास जो टैक्स लाइबिलिटी आ गई वो कितनी आ गई? निल। ये हमारा टैक्स निल हो गया, टैक्स लाइबिलिटी मिस्टर ए की निल हो गई, बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में। ठीक है जी, सर लिमिट कौन से चैप्टर का है? 87A के अंदर बोला गया है कि यदि आपकी इनकम जो है, नंबर 1, यदि आपकी इनकम जो है वो 5,00,000 रुपए से कम है। ठीक है, ओके, यदि आपकी जो इनकम है वो 5,00,000 रुपए से कम है, और आप कौन है सर? रेजिडेंट हैं। ठीक है जी, रेजिडेंट हैं,
तो आपको 87A अलाउड है, 87A अलाउड है, ठीक है। कितना? आपको 87A अलाउड है, अमाउंट ऑफ टैक्स अप टू 5 लाख, ठीक है ना, या फिर उससे कम की इनकम के ऊपर। तो अमाउंट ऑफ टैक्स, और बी पार्ट में क्या कहता है जी, ₹12,500, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, ये बोलता है। ये कौन बोलता है? ये बोलता है हमारा 87 है। तो मिस्टर ए जो है वो रेजिडेंट है इंडिया के, इनकी इनकम भी 5 लाख से कम है, ठीक है, और इनको 87A लेने का अधिकार मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये होता है। अच्छा, अब मैं इसको यहां से हटाता हूं और मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर ले आता हूं, ठीक इसके नीचे, ठीक। और इसको यहां से भगा देता हूं। अच्छा जी, और इधर एक बात लिख देता हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो कि अनएग्जॉस्टेड थी। तो ये हमारे पास में मिस्टर ए का जो है वो सारा का सारा हो गया। इनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है सर? नील है। अच्छा जी, अब मिस्टर बी की बारी है। मिस्टर बी के बारे में, मिस्टर बी की एज जो है वो कौन है? एक नॉन रेजिडेंट है। पहले तो ये पर्सन कौन है? नॉन रेजिडेंट है। हाँ ठीक है सर। और इनके पास में इनकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट एप्लीकेबल कितनी है? बोलो कितनी होगी? नॉन रेजिडेंट है ये, इनकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट एप्लीकेबल कितनी होगी? सर अदर्स वाली ही होगी, यानी कि 2.5 लाख रुपए। अगर ये रेजिडेंट होते तो हम इनको सीनियर सिटीजन कहते, तब हम इनको यस 3 लाख की बेसिक एग्जामिशन लिमिट देते। लेकिन ये नॉन रेजिडेंट है, तो इनकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट भी अदर्स वाली ही होगी, कितने की? 2.5 लाख रुपए की। ओके, अब हम कहते हैं इनकी इनकम कितनी है, बताओ। इनकी इनकम है 2,80,000 अदर, और 10,000 किस पे? इक्विटी शेयर्स पे। तो चलो यहां पे मैंने अदर्स में लिख दिया 2,80,000, ठीक है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मैंने लिख दिया कितनी है इनकी इनकम? 10,000 रुपए। ओके सर, ठीक है। अब जरा ध्यान देना मेरी बात पे, जो मैं बताने जा रहा हूं। बोला गया है कि इनकी जो 10,000 रुपए की इनकम है वो आती है सेक्शन 112A के अंदर। अच्छा सर, और इनके ऊपर स्पेशल रेट एप्लीकेबल होगा। स्पेशल रेट, स्पेशल रेट 10% एप्लीकेबल होगा अगर, अगर इनकम जो है वो मोर देन 1 लाख रुपए है तो। लेकिन सर ऐसा तो यहां पे कुछ है ही नहीं, इनकी तो इनकम ही केवल 10,000 रुपए है। तो हम क्या कहते हैं, इसलिए इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब मैं आप लोगों को एक बारी फिर से खुल के बताता हूं कि 112A के अंदर क्या आता है। कहता है आपको है ना, आपने बेचा हो किसको? लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को, यानी कि सेल की गई हो, सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, ठीक है सर, नंबर 1। नंबर 2 कंडीशन क्या है? कहता है जी
आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर दिया हो, सेल पे भी और परचेज पे भी। ठीक है, दोनों पे, सेल और परचेज दोनों के ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, बस ये जब हम खरीद फरोख्त करते हैं ना सिक्योरिटीज की, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हमारे पे इंपोज हो जाता है। तो हमने कहा जी हाँ सर, हमने तो क्या नाम है कर दिया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर दिया। देखो यहाँ लिखा हुआ था, ये देखो, दिखाता हूं, ये देखो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स। अच्छा, तीसरा क्या, आपका ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, ये जो इक्विटी शेयर्स है ना, लिस्टेड इक्विटी शेयर, ये लॉन्ग टर्म नेचर के होने चाहिए, ये लॉन्ग टर्म नेचर के होने चाहिए। ठीक है जी, इसका मतलब इसको 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया गया, और ये बोला गया कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना आपका, ये होना चाहिए मोर देन 1 लाख, मोर देन 1 लाख। अगर ये सारी कंडीशंस एप्लीकेबल हैं तो आपका जो स्पेशल रेट है वो 10%। ये बोला गया कि नंबर 1 तो इक्विटी शेयर होने चाहिए जो कि 12 महीने से ज्यादा होल्ड करने की वजह से लॉन्ग टर्म हो गए हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर दिया हो तुमने सेल और परचेज दोनों पे, और ये जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए। तो 10,000 रुपए और 10% तुम्हारे पे टैक्स लग जाएगा अगर ये कंडीशंस पूरी होंगी तो। अब इन कंडीशंस को मैं यहां से भगा देता हूं। ठीक है जी, ओके सर। अब हम कहते हैं ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर से तो छूट गए, लेकिन इनकी टैक्स लाइबिलिटी क्या है, क्योंकि इनकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तो कितनी है, 2.5 लाख है। तो इनका टैक्स कितना बनेगा, आओ जी निकाल लेते हैं, जल्दी से निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, ऐसे आप नीचे अलग से लिख देना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, क्योंकि मैं इसको यहां से हटा दूंगा, लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर बी। हाँ जी, अप टू 2.5 लाख नील, और फिर हम क्या कहते हैं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। लेकिन 5 लाख तक तो ये भाई साहब गए ही नहीं, ये तो 280 पे ही खत्म हो गए इनकी इनकम, मतलब ये नहीं इनकी इनकम। तो रिमेनिंग जो 30,000 रुपए है उसके ऊपर एप्लीकेबल रेट कितना है, 5%। अब तुम मेरे को बता दो कि कितना बनता है ये तो बनता है 0, और ये 5% 30,000 रुपए का कितना बनता है, 1,500। अच्छा जी, 1,500 रुपए। अब हम क्या कहते हैं, अब हम ये कहते हैं कि 1,500 रुपए के ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की बात करो सर आप हमसे, 4%। 1,500 का 4% कितना हुआ, अगर मैं सही हूं तो 15 चौके 60, तो 60 रुपीज हो गया। तो इनकी टैक्स लाइबिलिटी 1,560 रुपए हो गई, 1,560 रुपए हो गई। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये 87A के लिए एप्लीकेबल है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इनके लिए नॉट एप्लीकेबल है। क्यों, यस सर, क्योंकि नॉन क्योंकि ये रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट है जी, बिल्कुल दुरुस्त। तो हम क्या कहते हैं कि ये नॉट एप्लीकेबल है इसके लिए, ये भाई साहब अलाउ ही नहीं है। तो यहां हम लिख देते हैं एज ही इज नॉन रेजिडेंट, सिंपल सी बात। तो इनकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन गई सर, इनकी टैक्स लाइबिलिटी बन गई 1,560 रुपए। ठीक है जी, 1,560 रुपए। और हम इसको थोड़ा सा नीचे ले जा सकते हैं, इसको उठा करके मैं यहां रख देता हूं। ठीक, और थोड़ा सा इसको पतला कर देते हैं, हो गया। अच्छा, ये था हमारे पास मिस्टर बी का हिसाब किताब।
जो बच्चा बाद में वीडियो देख रहा हो वो यहां तक लिखे पॉज करके, फिर इधर लिख सकता। चलो जी, ये मिस्टर सी का तो हो गया कल्याण। अब मिस्टर मिस्टर बी का हो गया कल्याण, अब मिस्टर सी का कल्याण करना है। आ जाओ जी, करते हैं। ये हमने एक और पार्टीशन बनाया, और अब यहां पे हम करेंगे जी मिस्टर सी से बात। तो ये मिस्टर सी के ऊपर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, क्योंकि ये 81 ईयर्स के हैं और रेजिडेंट हैं, देखो क्वेश्चन देखो है ना, 81 ईयर्स के हैं और रेजिडेंट हैं ये भाई साहब। अच्छा जी, तो हम क्या कहते हैं, इनके लिए ये वेरी सीनियर सिटीजन है, इनके लिए लिमिट कितनी है सर, 5 लाख रुपए। ठीक है सर। इनकी अदर इनकम कितनी है, इनकी अदर इनकम है 5,90,000। लो सर, हमने लिख दिया 5,90,000। इनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है 60,000। 60,000 रुपीज की इनकी इनकम है। लेकिन भाई साहब याद रखना कि इन्होंने ये ये जो है सेल किया है एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। क्या रूरल एरिया के अंदर एग्रीकल्चर लैंड एक कैपिटल एसेट है? नो नहीं, सर। नॉट अ कैपिटल एसेट, नॉट अ कैपिटल एसेट। ठीक है, तो जब कैपिटल एसेट ही नहीं है तो सर कैपिटल गेन कहां से आया? तो 60,000 के ऊपर टैक्स नॉट एप्लीकेबल। चलो, अब ये भी अपने आप में एक मजे वाली बात है। तो 60,000 के लिए हम क्या लिखेंगे, यहां पे नीचे एक नोट डाल देंगे, एज 60,000 अर्न फ्रॉम द बाय द फ्रॉम द नहीं बाय द सेल ऑफ नॉन कैपिटल एसेट therefore no capital gain shall arise on it on this transaction। ठीक है जी, ओके सर, बढ़िया है फिर तो अब इनके पास में जो इनकम है वो कितनी है, 5,90,000। तो चलो, अब कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, तो इनकी लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी इसी हिसाब से हम कर लेंगे। तो ये मैं उठा लेता हूं यहां से इनको, इसी तरीके से। कॉपी नहीं बनाई जा सकती इसकी, मेरे मंसूबे फेल हो गए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर सी अप टू 2.5 लाख नील, और फिर 2.5 लाख 1 रुपए से अप टू 2.5 लाख नील नहीं, ये मैं क्या लिख रहा हूं, अप टू 5 लाख। मतलब अगर वो कॉपी हो जाता तो मैं इसके अंदर वेरिएशन कर देता, और यहाँ पे अप टू 5 लाख नील, और 5,01 रुपए से 5,01 रुपए से, अब ये वहां तक तो पहुंचे नहीं ना 10 लाख रुपए तक, तो हम इसको 5,90,000 पे ही रोक देंगे। 5,90,000 का रेट है इनका 10%। ठीक है, जो कि बन जाता है अपने आप में 90,000 रुपए का 10%, 9,000, और प्लस हमने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आप इसको प्रॉपर लिखेंगे, एच एंड ई यू, ई डी यू नहीं लिखेंगे।
ठीक है, ये 4% लग जाएगा इसके ऊपर। तो 9 चौक 36, ठीक है। कहीं मैं कुछ 10% नहीं, ये रेट 20% है, ठीक है, 20% है ये। तो यहाँ पे ये 18,000 रुपए बन जाए। अच्छा, तो अप टू 5 लाख नील, और फिर 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20% है। अच्छा, तो 90,000 का हो गया, 90,000 का 20%, 18,000, 18,000 का कितना आ जाएगा ये? 4%, देखना जरा, चेक करना। 720। 720। तो 18,720 is the tax liability of Mr. C. बोलो, क्या ये सही है? सर इसको रिबेट नहीं मिलेगा ना? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी जो इनकम है वो 5 लाख को एक्सीड कर गई है। यस सर। ठीक है, तो यहां लिख देंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A नॉट एप्लीकेबल एज इनकम इज मोर देन 5 लाख। अब ये रेट जो है, अब ये रिबेट जो है, ये 7 लाख की इनकम तक हो गई है नए बजट के अंदर, लेकिन वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो अगले साल के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास में टैक्स लाइबिलिटी जो है 18,720 रुपए आ जाती है। ठीक। अच्छा, अब ये नॉन रेजिडेंट है मिस्टर डी, और इनकी अदर इनकम कितनी है? 480, और कैपिटल गेन तो है ही नहीं, इनका तो पंगा ही खत्म। तो अब हम इनके लिए भी अपने पास में जो लिमिट होगी वो कितनी लगाएंगे सर? 2.5 लाख रुपए। बिल्कुल इसी तरीके से सीन हो जाएगा मिस्टर डी का भी, जैसा कि मिस्टर बी का हुआ था, और इसमें तो कैपिटल गेन भी नहीं है। ठीक, तो ये है मिस्टर डी, जिनकी की इनकम जो है वो है 4,80,000 देखी थी शायद मैंने अभी, है ना? चेक करें, हाँ जी, 480 ही है। तो इनकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए। 4,80,000 रुपए इनकी कैपिटल अदर देन कैपिटल गेन की इनकम है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनका निल है। तो बस अब इनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी लग सकती है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर डी अप टू 2.5 लाख निल, फिर 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक 5%, और फिर 5 लाख तक तो ये भाई साहब गए ही नहीं। 4,90,000 रुपए पे ही शायद इनका काम, हाँ, 480 पे ही गेम ओवर हो गया था। तो यहाँ पे हम 4,80,000 ही लिखेंगे। तो कितना आ जाता है? 2,30,000, है ना, अगर मैं सही हूं तो? 2,30,000 का यस 5% बताओ बेटा। 11,500। 11,500, और फिर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 11,500 का कितना आता है?
460। 460 रुपीज, और इनकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है 11,960 रुपीज, और इनका रिबेट अंडर सेक्शन 87A नॉट एप्लीकेबल एज ही इज नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। एज ही इज नॉन रेजिडेंट। आपको ये ना लिखना पड़ेगा कि इसको क्यों नहीं मिला। पिछले वाले केस में उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा थी, इसलिए नहीं मिला था। तो इसकी नेट टैक्स लाइबिलिटी 11,960 रुपए। ठीक है जी। तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर है। बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी विजिबल है। अगर आप इसको लैपटॉप में देख रहे हैं, अगर मोबाइल में देख रहे हैं, तो फिर तो भगवान ही मालिक है आपका। लेकिन जिसने साथ के साथ बनाया है वो इसको देख सकता है। चेक कर लीजिए।